भूगोल में अभिनव प्रवृत्तियाँ। भूगोल के विषय क्षेत्र एवं प्रकृति में प्रारंभ से वर्तमान तक विभिन्न विचारधाराओं का विकास होता रहा। समय के साथ नई विचारधाराएं अधिक प्रभावी होती गई। इस प्रक्रिया को थॉमस कुहन ने प्रतिमान स्थानांतरण के रूप में प्रस्तुत किया। हेनरिकसन ने इस प्रतिमान स्थानांतरण अवधारणा को आलेख रूप में प्रस्तुत किया। कुहन ने प्रतिमान स्थानांतरण रूप में और इसी को आलेख रूप में हेनरिकसन ने प्रस्तुत किया। प्रारंभिक अवस्था को प्रतिमान पूर्व अवस्था, जिसमें कई विचार एक साथ होते हैं परंतु कोई एक विचार अधिक प्रबल हो जाता है, जिसे व्यावसायीकरण प्रोफेशनल स्टेज कहा जाता है। इसके बाद पहला प्रतिमान स्थापित हो जाता है। इसके बाद नए पूरे विचार में संक्रमण पुराने विचार के साथ चलता रहता है एवं नए विचार तीव्र गति से बढ़ता है। इसे ही क्रांति अवस्था कहा जाता है। इसके बाद द्वितीय प्रतिमान स्थापित हो जाता है। इस तरह ये प्रतिमान का स्थानांतरण और स्थापन चलता है। भूगोल लंबे समय तक क्षेत्र वर्णनी विषय था, परंतु 20वीं शताब्दी में नूतन प्रवृत्तियाँ आई। सर्वप्रथम 1940 के पश्चात मात्रात्मक क्रांति तथा 1960 में इसी मात्रात्मक क्रांति की जगह व्यवहारवाद आया। 1970 के बाद कई क्रांतियां एक साथ हुई, जिन्हें सामाजिक प्रासंगिक क्रांतियां, जिनमें अतिवादी, कल्याणकारी भूगोल और बहुत सारी क्रांतियां आई। प्रथम जैसे मात्रात्मक क्रांति, वह क्षेत्र वर्णनी विषय के बाद प्रथम बार इसमें मात्रात्मक क्रांति आई 1940 में। प्रारंभ से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य तक भूगोल विषय की प्रकृति स्थानिक भिन्नताओं के वर्णन की थी, जिस पर विद्वानों ने आपत्ति करते हुए इसे वास्तविक विषय मानने से इनकार कर दिया। कांट ने तो भूगोल एवं इतिहास को अपवाद का विषय बता दिया। कांट ने क्या बताया? अपवाद का विषय। और कोनाट इसने पढ़ाने योग्य नहीं माना, मतलब विश्वविद्यालयों में पढ़ाने योग्य नहीं है ये विषय। इसके बाद हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने भूगोल का अध्यापन ही बंद कर दिया। 1953 का समय आता है। शेफर ने एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जोग्राफर्स की पत्रिका एनल्स में एक लेख प्रकाशित किया। वो लेख का शीर्षक था भूगोल में अपवादवाद, एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी। इस पत्र में शेफर ने हार्टसॉन की पुस्तक नेचर ऑफ ज्योग्राफी पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि भूगोल की प्रकृति इडियोग्राफिक है, जो केवल स्थानों की सूचना देने वाला विषय है। इसे अन्य प्राकृतिक विषयों की तरह नियमों व सिद्धांतों को मानने वाला विषय बनाना चाहिए, अर्थात इसको नोमोथेटिक बनाया जाना चाहिए, नियम और सिद्धांतों पर आधारित विषय बनाया जाना चाहिए। इसके समर्थन में कई विद्वान आए तथा सिद्धांत व मॉडल प्रस्तुत किए गए। कुछ समय बाद ही भूगोल स्थानों के वर्णन की जगह सांख्यिकी विधियों का विषय बन गया। अब इस समय बहुत सारे मॉडल और सांख्यिकी विधि आई। बहुत से विद्वानों ने अनेक अपनी अपनी तरफ से मॉडल दिए और इसी समय एक प्रत्यक्षवाद नाम से अवधारणा आई। मात्रात्मक क्रांति का आधार इसी प्रत्यक्षवाद को माना जाता है, जो अगस्ट काम्टे द्वारा अपनी पुस्तक में प्रस्तुत की गई। अगस्ट काम्टे की पुस्तक थी पॉजिटिव फिलोसॉफी। इसमें इस क्रांति में क्या है कि प्रत्यक्ष, मूर्त या वस्तुनिष्ठ ज्ञान को ही सत्य मानते थे। इसमें और जैसे आदर्शवाद है, मनुष्य के भाव है, इनको किसी को मतलब सत्य नहीं माना गया। प्रत्यक्ष जिसको हम देख सकते हैं, मूर्त जिसको हम छू सकते हैं, और वस्तुनिष्ठ ज्ञान को ही सत्य माना गया। भूगोल में तीव्र गति से सांख्यिकी विधियों एवं मॉडलों का प्रयोग किया जाने लगा और इसी तीव्र परिवर्तन को बर्टन ने मात्रात्मक क्रांति का नाम दिया। इसी को आगे चलकर हम बर्टन को ही मात्रात्मक क्रांति का जनक मानते हैं। हालांकि कुछ सिद्धांत व मॉडल 1940 के पहले भी आ चुके थे, जैसे वान थ्योनेन का कृषि अवस्थिति मॉडल, वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, क्रिस्टालर का केंद्रीय स्थल सिद्धांत। 1960 आते आते इसी मात्रात्मक क्रांति का भी विरोध शुरू होने लग गया, क्योंकि ये पूरा मॉडल सांख्यिकी इन्हीं पर आधारित हो गया, क्योंकि इन सिद्धांतों व मॉडलों को मानवीय क्रियाओं के लिए अनुपयोगी माना गया। हार्वे ने पहले मात्रात्मक क्रांति का समर्थन किया, बाद में इसको त्याग दिया।
स्टाम्प ने मात्रात्मक क्रांति को गृह युद्ध बता दिया, कहा कि ये तो गृह युद्ध है, अंदर ही अंदर कलह हो रहा है भाई ये तो गृह युद्ध का करार दिया। और कंप्यूटर को उसने स्वर्ण बछड़े की संज्ञा दी। हॉकिंग हॉकिंग के अनुसार प्रकृति के नियम प्रकृति द्वारा खेले गए पासे के समान जुआ है, यह प्राकृतिक विज्ञानों से संबंधित नहीं है, ये प्राकृतिक विज्ञानों से संबंधित नहीं है। उसके बाद आता है अपने मात्रात्मक क्रांति की प्रमुख पुस्तकें। पहली पुस्तक है बर्टन की पुस्तक है क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन एंड थ्योरेटिकल ज्योग्राफी। इसी में बर्टन ने मात्रात्मक क्रांति शब्द दिया। स्पेड की पुस्तक है क्वांटिटी एंड क्वालिटी इन ज्योग्राफी। बुंगे इसकी है थ्योरेटिकल ज्योग्राफी, ये 1962 में दी। बुंगे अमेरिका से संबंधित है। मात्रात्मक क्रांति की इसने विस्तृत व्याख्या की। इसमें पुस्तक है थ्योरेटिकल ज्योग्राफी। फिर बाद में आते हेगेट की पुस्तक है ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस, और दूसरी है इसकी लोकेशनल एनालिसिस। ये हेगेट की पर्सनल दो पुस्तकें हैं, ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस, लोकेशनल एनालिसिस इन ज्योग्राफी। और हेगेट व चोरले की संयुक्त पुस्तकें हैं, वो है मॉडल्स इन ज्योग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक मॉडल्स इन ज्योग्राफी, फिजिकल एंड इंफॉर्मेशन मॉडल्स इन ज्योग्राफी, रिसेंट मॉडल्स इन ज्योग्राफी, फ्रंटियर्स इन ज्योग्राफी, हैंगरस्टैंड प्रोसेस्ड ज्योग्राफी, टाइम एंड स्पेस ज्योग्राफी। ये हैंगरस्टैंड की पुस्तकें हैं, प्रोसेस्ड ज्योग्राफी, टाइम एंड स्पेस ज्योग्राफी। ग्रेगरी की है स्टैटिस्टिकल मेथड एंड ज्योग्राफर। हार्वे की पुस्तक है एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी। मात्रात्मक क्रांति शब्द तो किसने दिया? बर्टन ने। इसकी पुस्तक क्या थी? क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन एंड थ्योरेटिकल ज्योग्राफी। मात्रात्मक क्रांति की व्याख्या किसने की? बुंगे ने। उसकी पुस्तक कौन सी थी? थ्योरेटिकल ज्योग्राफी। मात्रात्मक क्रांति का जनक किसे मानते हैं? तो BJL बेरी। ये पहले बर्टन को मानते हैं, अगर प्राथमिकता बर्टन की रहेगी, अगर बर्टन नहीं आए ऑप्शन में तो हम बेरी को मानेंगे। व्यवहारवाद, मात्रात्मक क्रांति के बाद व्यवहारवाद की घटनाएं, क्योंकि मात्रात्मक क्रांति आपको पता है सांख्यिकी और मॉडलों से संबंधित थी, और उसके बाद में फिर आलोचना भी हुई थी। एक जने ने तो क्या स्वर्ण बछड़ा कह दिया था कंप्यूटर को, हो जो हॉकी ये अपने स्टाम्प था, उसने गृह युद्ध का करार दिया और कंप्यूटर को स्वर्ण बछड़े का। और हार्वे ने मात्रात्मक क्रांति का पहले समर्थन किया, बाद में उसको त्याग दिया। और इसके बाद की घटना है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद का आधार है घटना क्रिया विज्ञान या संवृत्ति विज्ञान, फेनोमेनोलॉजी। मात्रात्मक क्रांति के विरोध में 1960 में अस्तित्व में आई ये विचारधारा है। मूल्य निरपेक्ष व वस्तुनिष्ठ ज्ञान की जगह ये अनुभव व आत्मनिष्ठ ज्ञान को महत्व दिया जाने लगा, क्योंकि आपको पहले बताया, मैंने उधर भी बताया था कि प्रत्यक्षवाद था वो मूर्त व वस्तुनिष्ठ ज्ञान पर विशेष जोर देता था, और उसी प्रत्यक्षवाद के आधार पर ही मात्रात्मक क्रांति का डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद व्यवहारवाद अनुभव आधारित व आत्मनिष्ठ ज्ञान को महत्व दिया गया। मानव किसी नियम या सिद्धांत के बजाय अपने विवेक से कार्य करता है, ये व्यवहारवाद की मूल संकल्पना है। वोलपोर्ट ने स्वीडन के किसानों द्वारा की गई संतोषी कृषि का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा हर आदमी अपने आर्थिक लाभ के लिए ही काम नहीं करता है, वह संतोष प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए भी कार्य करता है। तो उसने स्वीडन के किसानों द्वारा संतोषी कृषि का उदाहरण दिया। विलियम किर्क, व्यवहारवादी उपागम का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम किर्क ने किया। विभिन्न परिवेशों में रहने वाला मानव अपने चारों ओर पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अपने विवेक से निर्णय लेता है, ये विलियम किर्क का कथन है। पीटर गोल्ड, मानसिक मानचित्रों की अवधारणा, मतलब मन में हमने क्या सोचा, क्या चित्र बनाया, इसकी अवधारणा सर्वप्रथम पीटर गोल्ड ने दी। एलन प्रेड, आचार परक या आचरण परक मैट्रिक्स, बिहेवियरल मैट्रिक्स यानी व्यवहारिक साँचा का कॉन्सेप्ट दिया। व्यवहारवाद से संबंधित प्रमुख विद्वान और जैसे विलियम किर्क, वॉलपोर्ट, पीटर गोल्ड, एलन प्रेड, राइट वाइट, कॉक्स गोलिज, गुडी डकन सेवर।
उसके बाद आता है कॉक्स व गोलीज ने मिलकर एक पुस्तक लिखी, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन ज्योग्राफी। व्यवहारवादी व्यवहारिक मॉडल में कई विद्वानों ने प्रस्तुत किया, जैसे बोल्डिंग ने मॉडल दिया मानव पर्यावरण अंतर संबंधों का मॉडल, डाउन्स ने पर्यावरण बोध मॉडल, सोनेनफील्ड ने चतुर्मुखी मॉडल। इन मॉडलों को हम आगे देखेंगे। उसके बाद देखें भूगोल को व्यवहारिक विज्ञान के रूप में किसने आगे बढ़ाया, तो अमेरिकी स्कूल, अमेरिका से संबंधित जितने भी भूवैज्ञानिक थे, भूगोलवेता थे, उन्होंने व्यवहारिक विज्ञान के रूप में से आगे बढ़ाया। उसके बाद आते हैं अपने सामाजिक प्रासंगिक क्रांति। भूगोल के क्षेत्र में 1970 के पश्चात, मतलब 1940 के पश्चात तो मात्रात्मक क्रांति, 1960 के पश्चात आपको पता व्यवहारवाद आया, और 1970 के पश्चात सामाजिक समस्याओं की ओर ध्यान केंद्रित होने लगा तथा समाज में व्याप्त असमानता, भेदभाव, पूंजीवादी आदि को नष्ट कर सभी को समान अधिकार दिलाने हेतु समाजवाद की बातें भूगोल के क्षेत्र में होने लगी। इस दिशा में प्रयास करने वाले लोग दो अलग अलग मतों से संबंधित हो गए। एक तो कहने लगा कि अचानक सुधार हो जाना चाहिए, और एक धीरे धीरे सुधार के पक्ष में थे। इसी प्रकार दो विचार आए, अतिवादी भूगोल और कल्याणपरक भूगोल की संकल्पना का विकास हुआ। अतिवादी, इसको हम आमूलवादी, मूलजवादी, तीव्र सुधारवादी यानी रेडिकलिज्म कहा गया। ये क्या कहता है कि भूगोल को मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। अतिवादी कहते हैं कि भूगोल को मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, और कुछ मत सोचो, केवल मानव का कल्याण करो, बस भूगोल यही काम करो। रिचर्ड पीट अमेरिका के क्लार्क विश्वविद्यालय से 1969 में एंटीपोड नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। उधर शेफर ने तो मतलब एक पत्र प्रकाशन करवाया, कहाँ पर, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जोग्राफर्स में, और उसने क्या किया था, मतलब पुराने भूगोल को मात्रात्मक क्रांति के रूप में लाया। और इधर ये एंटीपोड है, ये पत्रिका है, ये प्रति ध्रुवस्थ मतलब पूंजीवादी के विरुद्ध ये मुद्दे इसमें छापे गए। एंटीपोड पत्रिका में क्लार्क विश्वविद्यालय से निकलती थी। इस पुस्तक और ये रिचर्ड पीट की एक पुस्तक भी है, रेडिकल ज्योग्राफी। उसके बाद बुंडे ने डेट्रॉइट में सोसाइटी फॉर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन का गठन किया। इसके बाद एक हार्वे ने सोशल जस्टिस एंड द सिटी नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें अमेरिका की मलिन बस्तियों का उन्मूलन कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया। ये थे अतिवादी में रिचर्ड पीट, जिसने एंटीपोड पत्रिका निकाली और रेडिकल ज्योग्राफी पुस्तक लिखी। बुंगे सोसाइटी फॉर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन का गठन किया। हार्वे ने सोशल जस्टिस एंड द सिटी नामक पुस्तक लिखी। इसके बाद आता है कल्याणपरक भूगोल। उग्र सुधारवाद की बजाय ये धीरे धीरे सुधार में विश्वास करते थे, अर्थात सभी का आर्थिक कल्याण करते हुए आर्थिक समानता का उद्देश्य इसमें रखा गया। इसमें सर्वाधिक योगदान स्मिथ का है, इसीलिए कल्याणकारक भूगोल का जनक भी स्मिथ को माना जाता है। इस विचार का विकास स्मिथ ने किया। इसकी पुस्तक थी ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच। कल्याणपरक भूगोल की ये पुस्तक है, ह्यूमन ज्योग्राफी वेलफेयर अप्रोच। उसके बाद एक और पुस्तक थी इनकी, ज्योग्राफी एंड सोशल जस्टिस। उधर हार्वे अतिवादी के रूप में सोशल जस्टिस तो दे रहा है, लेकिन एक सिटी को, कौन सी, मलिन बस्तियों को, सोशल जस्टिस एंड द सिटी। और इधर कल्याणपरक भूगोल में स्मिथ की पुस्तक है ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच और ज्योग्राफी एंड सोशल जस्टिस। एक और भूगोल होता है पॉल नॉक्स, ये भी कल्याणपरक भूगोल से संबंधित है। ये कहता है सोशल वेलबींग ए स्पेशियल पर्सपेक्टिव। उसके बाद आता है अपना मानववाद की संकल्पना आपको पता है यू फू तुआन द्वारा किया गया। इसने एक पुस्तक या लेख लिखा, स्पेस एंड प्लेस। ये मानवतावाद कब आया? 1960 के दशक में मात्रात्मक और प्रत्यक्षवाद के विरोध में जैसे व्यवहारवाद आया, उसी प्रकार मानववाद आया। 1990 के पश्चात भूगोल की विषय वस्तु में कई अन्य समस्याओं को भूगोल की विषय वस्तु में स्थान मिलने लगा, जैसे पर्यावरणीय मुद्दे, महिला अधिकार, विभिन्न आयु वर्ग जैसे बालक आयु वर्ग, वृद्ध आयु वर्ग, इन सभी की समस्याएं भी भूगोल में सुनी जाने लगी, और इसी को हमने मानवतावाद कहा। फ्रीमैन 1861 से 1961 तक भूगोल की प्रवृत्ति में जितने भी परिवर्तन हुए उनको संकलित किया
और एक पुस्तक लिखी, ए 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी। ये फ्री बैठा था तो इसने 100 साल की ज्योग्राफी लिख दी। फ्री बैठा था, एक फ्री मैन था जिसने 100 साल की ज्योग्राफी लिख दी और 6 भागों में बांट दिया। 6 भागों में कैसे बांटा? प्रथम ये क्रमिक रूप से है, ज्ञान कोशीय प्रवृत्ति, शिक्षा प्रवृत्ति, औपनिवेशिक प्रवृत्ति, सामान्यकरण प्रवृत्ति, राजनीतिकरण प्रवृत्ति और विशेषीकरण प्रवृत्ति। और भूगोल में अब हुआ तंत्र विश्लेषण का विकास। किसी भौगोलिक घटना को उसके सभी जुड़े हिस्सों के साथ समझना कि कौन सा हिस्सा क्या कर रहा है, उसका क्या असर हो रहा है, ये सभी तंत्र विश्लेषण में आते हैं। भूगोल के अलग अलग भागों का अध्ययन एक तंत्र के रूप में किया जाता है। भूगोल में तंत्र विश्लेषण का सर्वप्रथम प्रयोग लुडविन जॉन बर्टाल्की ने किया। लुडविन जॉन बर्टाल्की ने किया। उसके बाद आता है संबंधित अन्य विद्वान कौन है, तो हेगेट, सोरले, केनेडी, जेम्स, बेनेट, बीजेल बेरी, स्टार्डोट, ये आदि। इसके बाद हम देखते हैं मेंटल मैप, मानसिक मानचित्र। उधर हमने देखा था व्यवहारवाद में, वो इसकी व्यवहारवाद के मूल में ही था मेंटल मैप, यानी मन के अंदर चित्र बनाना। इस अवधारणा का विकास पीटर गोल्ड, आर वाइट और लिंच द्वारा किया गया। पीटर गोल्ड 1966, डाउन्स 1970 में ज्योग्राफी स्पेस परसेप्शन, भौगोलिक स्थान बोध, ये इसने पुस्तक दी और इसने कहा कि लोग अपने चारों ओर के भौगोलिक स्थान को कैसे महसूस करते हैं और दिमाग में उसे कैसे रखते हैं, ये अवधारणा डाउन्स ने दी। प्रत्येक व्यक्ति एक ही जगह को अलग अलग तरीके से देखता और समझता है, ये डाउन्स बताता है मेंटल मैप के बारे में। उसके बाद गोल्ड एंड वाइट 1974 में इसने अवधारणा दी मानसिक मानचित्र की। इसके बाद स्टी ने दी मस्तिष्क के मानचित्र की, मैपिंग द माइंड। और गोल्ड ने मानसिक मानचित्र, मेंटल मैप्स। मानसिक मानचित्र अध्ययनों को आचरण या व्यवहारवाद भूगोल द्वारा प्रोत्साहित किया गया, आपको मैंने पहले ही बताया था। उसके बाद देखते हैं मानसिक मानचित्र से संबंधित प्रमुख मॉडल। ये मॉडल वो ही हैं जो व्यवहारवाद में थे, लेकिन ये मानसिक मानचित्र मतलब मन में कैसे मानचित्र बनाते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे बोल्डिंग ने कौन सा दिया था, मानव पर्यावरण संबंध मॉडल। उसके वो कहता है कि एक इमेज बनती है, इमेज पर्यावरण से रिएक्शन करती है ये, और उसी के प्रति व्यवहार होता है और व्यवहार की प्रतिपुष्टि होती है और फिर पर्यावरण पर चलता है। ये 1956 में देता है। उसके बाद डाउन्स ने दिया पर्यावरण उपलब्धि एवं आचरण मॉडल, 1970 में दिया। ये कहता है कि एक वास्तविक दुनिया होती है, उससे व्यक्ति सूचना प्राप्त करता है, उसको ग्रहण करता है और उसमें से फिल्टर करता है कि कौन सी हमारी चाहिए कौन सी नहीं चाहिए। उसको मूल्य प्रणाली के माध्यम से इमेज बनाता है और उसी इमेज में से निर्णय निकालता है और उसी के अनुसार व्यवहार करता है और उसी के अनुसार वास्तविक दुनिया में रहता है। उसके बाद सोनेनफील्ड ने संकेंद्रीय मॉडल दिया, जिसे हम चतुर्मुखी वातावरण मॉडल भी कहते हैं। ये मानवीय विचार, अनुग्रहित विचार और कार्यिक वातावरण और भौगोलिक वातावरण, ये 1972 में देते हैं।